अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज मैं आप लोगों के साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल शेयर कर रहा हूं। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बच्चों, आप लोग इससे पहले बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हो और बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है और अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है। तो बच्चों, किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है, तो आज हम इस बात को सीखेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है, लेकिन है बहुत इजी। आपको एक एक स्टेप जो है वो क्लियर नजर आएगा इंशाल्लाह। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आपका हर पॉइंट, आपका हर जो आपकी कंफ्यूजन है उसका जवाब मिल सके। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बोहर की डेरिवेशन है जिसके अंदर हम लोग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने लगे हैं। बच्चों, आप लोग एक काम करो कि आप अपने पास पेंसिल और कॉपी वगैरह लेके बैठा करो। जो बात मैं लिखता हूँ बोर्ड पे उसको भी नोट किया करो और जो मैं बोलता हूँ उसको भी नोट किया करो, ताकि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में भी आपकी ये हेल्प हो सके। और एक और बात भी याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि जो ये डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन के अंदर जो बोहर ने बच्चों हमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करके दिया, वो हाइड्रोजन एटम का करके दिया और हाइड्रोजन लाइक एटम जो थे उनका रेडियस जो है वो क्या किया, डिटरमाइन। तो आप कहोगे कि द रेडियस ऑफ बोहर डिटरमाइन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं बच्चों? मान लो कि ये आपके पास क्या है, He+1। आप जानते हो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बच्चों उसके पास क्या बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये अब क्या हो गया है, हाइड्रोजन लाइक एटम। सेम स्टूडेंट्स, ये आपके पास है लिथियम। आप जानते हो कि आप Li+2 लिख दो तो बच्चों ये आपके पास क्या हो जाता है, हाइड्रोजन लाइक एटम। ये Li+2 मीन इन दोनों के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन है लाइक हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों, बोहर ने एक ऐसे एटम्स का इंतखाब किया जिसके पास सिर्फ क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन, और उस एक इलेक्ट्रॉन का उसने हमें रेडियस क्या करके दिया, डिटरमाइन। जो बाद में इसके ऊपर एक लिमिटेशन भी लगाई गई, इसका एक ड्रॉबैक भी है जो आगे जाके आप पढ़ोगे। तो बच्चों, अब हम इसका इलेक्ट्रॉन का जो कि हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसका बच्चों हम रेडियस जो है वो फाइंड करने लगे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बच्चों, ये है मेरे पास एक एटम, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसका ये है न्यूक्लियस। ये बच्चों न्यूक्लियस है। इसके अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं Z कैपिटल से, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और बच्चों, इन प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं E+ से। तो आपने सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये जो Z है ये यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और E+ है ये उन प्रोटॉन के ऊपर मौजूद जो चार्ज है। और इसके बाद आप लोग जानते हो बच्चों, इस न्यूक्लियस के बाहर फिक्स क्या होते हैं, ऑर्बिट। मान लेते हैं कि ये एक फिक्स ऑर्बिट है। इसके अंदर बच्चों कौन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसके ऊपर जो बच्चों चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं E- से। ये E- हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेट मैस भी होगा। और ये न्यूक्लियस के बाहर ये जो रिवॉल्व कर रहा है
इसकी डेफिनेट क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी भी। और इसका मतलब है ये क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये v क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये जो है डिस्टेंस, बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस आर। अब जो असल, ये आपने इसको नीचे यूं लेबल भी कर देना है कि ये चीजें मौजूद हैं सर। ये हमारे पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और ये प्रोटॉन के ऊपर मौजूद जो है वो क्या होता है, चार्ज। या आप यूं भी कह सकते हो कि ये न्यूक्लियस का क्या है, चार्ज Ze पॉजिटिव। और ये जो Z है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो एक न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि आपको नजर आ रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों अपोजिट चार्ज के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको फिजिक्स वाले सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इनवर्ड फोर्स कहते हैं कि जो सेंटर की तरफ लग रही हो उसे इनवर्ड फोर्स कहते हैं, या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, या इसको कूलम फोर्स भी कहते हैं, और हम केमिस्ट्री में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों इन दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी आप यहां लिखोगे डायग्राम में, और इसका फार्मूला अभी आप याद रख लो बच्चों, बाद में आपको इसको डिराइव भी कर दूंगा, हमारी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। एफ सी इज इक्वल टू होता है जेड ई का स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्केयर। बच्चों याद रखना, ये जेड ये वाला है, ये ई का स्केयर ये दोनों चार्जेस हैं उनका स्केयर है, मींस प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्केयर है। ये 4 पाई कांस्टेंट नंबर है बच्चों। ये जो है एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने एक ग्रीक वर्ड बोला है एप्सिलॉन नॉट, जो कि यूज किया जाता है, एक कांस्टेंट है, उसे आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, साथ में कूलम स्केयर होता है, इसके अलावा पर जोल और पर मीटर जो है इसका क्या होता है, यूनिट। आप अपनी बुक से इसको जरा कंफर्म भी कर लीजिएगा, और ये आप लिख भी सकते हो बाद में। अच्छा जी, और एमसीक्यूज भी सम टाइम पूछा होता है आपसे। अच्छा जी, इसका मतलब हुआ कि एक तो ये वाली फोर्स हुई जो कहाँ अप्लाई हो रही है, इस ये इनवर्ड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। बच्चों याद रखना, बोहर के अकॉर्डिंग जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स्ड पाथ के अंदर क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, और अपने अंदर से किसी किस्म की कोई कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करता। ये ऑलरेडी आप बोहर के पास्ट यूनिट्स के अंदर सीख चुके हो, आपको आता है। अच्छा, अब बच्चों जो बात यहां सीखने वाली है वो ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व भी करता है, अपने अंदर से कंटिन्यूसली एनर्जी भी नहीं रिलीज करता, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उस न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों याद रखो, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करने के लिए दो फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट हो रही हैं। एक है इनवर्ड फोर्स, एक है आउटवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसे हम कूलम फोर्स कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और एक और फोर्स भी है बच्चों जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ अप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फोर्स, या जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
और इसी फोर्स की वजह से, जिसका फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर। बच्चों इसी फोर्स की, इन दोनों फोर्स की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व। मींस जब ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको यूं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये वाली फोर्स इसको यूं बाहर अट्रैक्ट कर लेती है, फिर ये इधर को आता है, फिर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये इसको, इस तरीके से ये दोनों बैलेंस फोर्स हैं जिनकी अट्रैक्शन अपोजिट और इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होती है, सेम। इन दो बैलेंस फोर्स की मदद से बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर क्या करता है, रिवॉल्व, जिनको आगे हम चल के इसके ऊपर बात भी करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपने ये अच्छी सी डायग्राम बनानी है, इसी को देख के ही इंशाल्लाह एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको ये चीज डिराइव करके देता हूं कि ये कहां से आई है। तो आपने इस डायग्राम के नीचे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज। बच्चों कूलम्स ने अपने लॉ के अंदर हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होती है एफ सी इज इक्वल टू होती है ये के Q1, ये क्या है जी Q2 ओवर R का स्क्वायर। बच्चों याद रखना ये जो K कांस्टेंट उसने लगाया है इसकी वैल्यू उसने बताई हमें K इज इक्वल टू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हुआ अगर मैं इस वैल्यू को उधर पुट करूं तो बच्चों आपके पास फार्मूला बनेगा एफ सी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। बच्चों देखो यहां ये जो Q1 है ये हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन है, जो Q2 है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको यूं भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। एफ सी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये है जी Ze पॉजिटिव। बच्चों चार्ज ऑन प्रोटॉन Q1, साथ में ये है जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है आपके पास R का स्क्वायर। अब आप लोग ने जो मिस्टेक करनी होती है वो ये होती है, आप लोगों को चूंकि मैथ बहुत आती है इसलिए आप इनको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव समझ के दोनों को काट देते हो, इनको खत्म नहीं करना, कैंसिल नहीं करना। बच्चों ये दोनों चार्ज हैं, आपने इनका क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास नई जो इक्वेशन बनने वाली है वो होगी एफ सी इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपकी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये अकेली होती तो बच्चों ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता और वही होता जो रदरफोर्ड कहता था, जो रदरफोर्ड के ऊपर लिमिटेशन लगाई गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता करता उस न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाएगा और एटम क्या कर जाएगा, कोलैप्स। तो बच्चों ये जो इनवर्ड फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रही है, दूसरी फोर्स जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने इसके नीचे लिखना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या लिखेंगे, फार्मूला। जी बच्चों ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर। आपने इसको बोल देना है इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आप लोग जानते हो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक न्यूक्लियस है वो तब सॉरी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर तब क्या करता है, रिवॉल्व करता है, जब ये दोनों फोर्सेस जो है वो उनकी जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या होती है, सेम।
मीन जब उनकी अमाउंट सेम होती है तभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बाहर क्या करता है, रिवॉल्व। तो आप इसके नीचे ये लिखोगे कि द इलेक्ट्रॉन is only revolve around the nucleus when both these forces have same magnitude। अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखती हैं तो बच्चों आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके आप लिखोगे वी कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि एम वी का स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू होता है जेड ई का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। बच्चों हम लोग यहाँ इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। आर के स्क्वायर से आर कट गया, आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों हम लोगों ने चूंकि रेडियस मालूम करना है, रेडियस यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है जी m और ये है v का स्क्वायर। और बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ हमने ये भी सीखा, इसको आप इक्वेशन नंबर पहले जरा 3 बोल दो जी। बच्चों हमने यहाँ ये भी सीखा कि ये जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है उसका रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, डिक्रीज। तो ये एमसीक्यूज याद रखना आप यहाँ, बल्कि लिख भी सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन the velocity of electron and radius of electrons both are inversely proportional to each other। अच्छा जी, इसके बाद इस इक्वेशन के बाद बच्चों आपने एक बोहर का पास्टुलेट यहाँ अप्लाई करना है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों करना है। तो आपने बच्चों एक बोहर का पास्टुलेट जो था वो पढ़ा था, बोहर के मेन पास्टुलेट्स में लास्ट वाला वो था कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हो, वो फार्मूला mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। मींस आप इसके नीचे लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द पास्टुलेट्स ऑफ बोहर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, नीचे हम फार्मूला लिखते हैं जी बच्चों। फार्मूला क्या है हमारा, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। बच्चों याद रखना हम लोग यहाँ v निकालना चाहते हैं, एम आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर। बच्चों आपने यहाँ, मैंने बेसिकली इस v के स्क्वायर की जगह उसको पुट करना है, उसके लिए हमें v का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। इसके लिए आपने लिखना है इसके नीचे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मान लो बच्चों कि अगर हम स्क्वायर लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी v का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर r का स्क्वायर। बच्चों इसके नीचे आपने लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इनटू इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट करें तो बच्चों फार्मूला बनेगा r इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और बच्चों मल्टीप्लाई इस v के स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या है जी, n का स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर
m का स्क्वायर r का स्क्वायर। बच्चों देखो, मैं इसको रीअरेंज करता हूं। ये नीचे वाली चीज यहाँ क्या हो रही है, डिवाइड, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा जी r इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर ओवर, ये चीज ऊपर आ जाएगी बच्चों, यहाँ 4 पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और साथ में है जी n का स्क्वायर h का स्क्वायर। बच्चों मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, इसमें चीजें कुछ कटती हैं उनको काटते हैं। ये 4 पाई से 4 पाई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी एक पाई रह गया। बच्चों ये m से m का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचता है वो लिखते हैं। वो है जी आपके पास r इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर पाई m r का स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये है जी n का स्क्वायर और h का स्क्वायर। बच्चों एक और चीज भी यहाँ आप काट सकते थे, मैंने वहां जानबूझ के नहीं काटी, आप यहाँ कर दो। बच्चों ये स्क्वायर से ये r कट गया, तो आपके पास ये चीज इधर आ जाएगी, तो ये फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर पाई m r। हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इस r को सेपरेट कर लेते हैं, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड। तो इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर जेड ई का स्क्वायर पाई m। बच्चों यहाँ पे कुछ कांस्टेंट हैं फैक्टर्स, और कुछ यहाँ वेरिएबल हैं। कांस्टेंट कौन से हैं वो जरा गौर से देखो। ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये वैसे अगर सपोज कर लो मैं यहाँ लिख लूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फिर ये Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। पहले इसको भी निपटा लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम आप कहोगे बच्चों Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर e का स्क्वायर पाई m। जी अब हम लिखते हैं कांस्टेंट अलहदा, और जो वेरिएबल है उसको अलहदा लिखते हैं। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये बच्चों दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। पाई कांस्टेंट है, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या होता है कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट है, सिर्फ ये n का स्क्वायर बच्चों आपके पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसको यू लिखा जाएगा, इसको r इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर ओवर e का स्क्वायर पाई m। ये सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये है जी n का स्क्वायर वेरिएबल मैंने अलग करके लिख दिया। बच्चों ये जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, कांस्टेंट फैक्टर बच्चों इसकी वैल्यू जो है ये आपने ज़बानी याद रखनी है कि एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर ओवर e का स्क्वायर पाई m इज इक्वल टू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब हमने बच्चों इन सभी कांस्टेंट को सॉल्व किया तो ये जवाब आया, इसको आपने याद रखना है। अब आपके पास अगर ये आंसर आया तो इसकी जगह मैं ये भी पुट कर सकता हूं। तो आपका बच्चों फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और साथ में बच्चों ये क्या है n का स्केल। ये बच्चों आपका फार्मूला है।
अब इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को हम यूज करते हैं और किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो आपके पास ये जो n इज इक्वल है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1। तो आप यहाँ 1 पुट करोगे तो अगेन आपका यही आंसर आएगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है बच्चों, वो क्या होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से ये एंगस्ट्रॉम जो है बच्चों, ये आपके पास इस रेडियस का क्या है यूनिट। इसके अलावा आपने 9th में पिकोमीटर भी यूज किया था, मीटर भी यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या है जी, इसका फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा। सेम अगर आप सेकंड का निकालना चाहो तो यहाँ 1 जो है 2 का स्क्वायर ले लोगे, उसको सॉल्व करो। 3 का निकालना चाहते हो, यहाँ 3 का स्क्वायर ले लो, जवाब आ जाएगा 4 का। आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं अभी आपको कुछ रेडियस कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और फिर हम लास्ट पॉइंट का जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने यहाँ, मैंने रेडियस निकाले हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का। n इज इक्वल टू 1 हो तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये होता है। n इज इक्वल टू 2 हो तो ये होता है। अगर रेडियस 3, अगर आपके पास तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो रेडियस तीसरे ऑर्बिट का ये होता है। ये चौथे ऑर्बिट का है, ये पांचवें ऑर्बिट का है। मैंने ये फार्मूला लगा के मैंने ये सारे रेडियस निकाले। तो बच्चों जब मैंने यहाँ रेडियस निकाले तो मैंने एक चीज यहाँ नोट की कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर गए तो वहां दो ऑर्बिट के दरमियान जो डिस्टेंस था, जो गैप था बच्चों, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो याद रखना, जब हमने इस रेडियस को, इनके नीचे आपने ये बात लिखनी है कि जब हमने इस रेडियस को कंपेयर किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट है बच्चों, वो न्यूक्लियस से दूर जाने पे क्या होता गया, इंक्रीज। मीन जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हुआ दो ऑर्बिट के दरमियान बच्चों जो रेडियस है, जो गैप है, जो डिस्टेंस है बच्चों, वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज। कैसे पता चला बच्चों, जब हमने इन दो का डिफरेंस निकाला, 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 तो जो पहले वाला डिफरेंस था वो कम आया, दूसरे में और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, और यूं डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट और डिस्टेंस बिटवीन द गैप बिटवीन टू ऑर्बिट बच्चों वो क्या हुआ, इंक्रीज। और आपने एंड पे ये चीज लिख देनी है कि आपके पास जो R2 माइनस R1 का बच्चों गैप है ये लेस देन होता है किससे, R3 माइनस R2 के गैप से। और सेम R4 माइनस R3 का जो गैप है बच्चों, वो और भी क्या होता है, ज्यादा। मींस ये डेरिवेशन, ये एंड पे आपने यहां खत्म करना है कि जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो कम आता है, इन दो का डिफरेंस और बढ़ जाता है, इन दो का डिफरेंस और बढ़ जाएगा। सेम अगर हम R5 में से R4 को माइनस करें तो बच्चों वो जो गैप है वो और भी क्या आता है, ज्यादा। मीन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता है, मींस रेडियस इंक्रीज हो रहा है बच्चों, आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट के दरमियान जो गैप है वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज। तो ये भी हमने यहाँ सीखा। और ये बच्चों आपकी बोहर की डेरिवेशन थी जिसके अंदर हमने किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस, उसका जो रेडियस है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चों इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।